आदिवासी वोट बैंक की सियासत तेज। 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन। जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करेगी कांग्रेस। 2023 के चुनाव के लिए आदिवासियों को लुभाने की कोशिश। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवराज सरकार 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन आयोजित कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी इसी दिन जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन का ऐलान किया है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल होंगे। जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन कर कांग्रेस बीजेपी को अपनी ताकत बताने जा रही है। 15 तारीख को बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में जबलपुर में एक भव्य आयोजन करा जाएगा, जो हमेशा से होता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से छद्म अपने आप को जनजाति समर्थक बताने का काम करती है, सिर्फ उनके वोट की राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके उत्थान के लिए और उस वर्ग के लोगों के लिए काम करती है और हमेशा उनके भरोसे में भरोसा रखती है। हालिया मिली उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस जहां मंथन कर रही है, तो वहीं आगामी चुनावों पर चिंतन भी। दरअसल राज्य में 43 समूहों वाले आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। अमित शाह के बाद अब मोदी के दौरे को भी आदिवासियों को 2023 के चुनाव के लिए लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सबके लिए गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और यह जो कार्यक्रम है ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोगों ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनाने का निर्णय लिया है और इसमें प्रदेश से हमारे सभी आदिवासी समाज के अधिकतम बंधु इसमें आएंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे ही जागते हैं वो और ऐसे ही नकल करते हैं वो। उनके ट्वीट भी नकल करके ही आते हैं और इसलिए जो ट्वीटों का हश्र होता है वही इनका हश्र होगा। आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों ओर से वर्ग विशेष को साधने पर फोकस भी है, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी या कांग्रेस में कौन इस बार बाजी मार पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। एजेंडा पे हम विस्तार से बात करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर सियासत तेज होने के संकेत। क्या जनजातीय सम्मेलन से बीजेपी साधेगी 2023 का चुनाव? यदि नहीं तो क्या कांग्रेस बीजेपी झोंक रही है ताकत? क्या कमलनाथ सम्मेलन के जरिए दिखा पाएंगे अपनी ताकत? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास जी और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे। सबसे पहले पंकज जी, सत्ता आपकी है, आपसे शुरुआत कर लें कि आखिर सत्ता का नजरिया क्या है? क्यों आदिवासियों पर आप डोरे डाल रहे हैं? क्यों आदिवासियों के सम्मेलन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। सियासत में जब आदमी उतरता है तो इन सब सवालों का सामना भी करना पड़ता है और आदिवासी मध्य प्रदेश में बड़ी ताकत है। इसलिए आपसे सवाल कि मोदी के समय ये आदिवासियों का सम्मेलन क्यों? देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी, 4 परिवार, भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी सरकार। आपको स्मरण होगा कि देश में जनजाति विभाग के मंत्रालय के यदि किसी ने सबसे पहले सुदलीय गठन किया तो वो थे श्रद्धेय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि बातचीत करूं तो मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के जो अभी महत्वपूर्ण प्रावधान थे 4 विशेष, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस दिन अमित शाह जी आए शंकर शाह रघुनाथ शाह साहब की जन्म जयंती पर, उस दिन उन चारों प्रावधानों को लागू किया, जिसमें जो 5वीं अनुसूची थी जिसके तहत
पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल, जिसको हम PSFSA एक्ट कहते हैं, वो एक्ट के प्रावधान लागू किए। उस प्रावधान की राघव जी सबसे बड़ी बात है ग्राम सभा को सशक्त करना, ग्राम न्यायालय की स्थापना करना, यानी वनवासी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में हमारे जो जनजातीय बंधु और भगिनी है वो गांव के जो विषय, चाहे वो राजस्व के हो, वन के विषयों को निराकरण कर पाएंगे। और सबसे बड़ी योजना, ये जो डिमांड थी, ये हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग बहुत पुरानी डिमांड तो 1996 की दिलीप सिंह पूजन कमेटी का आदेश था, दिग्विजय सिंह जिसका 2003 तक रहे, कांग्रेस की सरकार नहीं लागू किया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जनजातीय बंधु भगिनी परिवार का हिस्सा है। कांग्रेस के समान हम वोट बैंक के जैसे नहीं उनको मानते और ना उनका उस तरीके से ट्रीट करते। और जब आपके परिवार का हिस्सा होते हैं तो फिर ये प्रयास किया था कि परिवार के उत्थान के विकास के लिए क्या श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ किया जा सकता है। आज मध्य प्रदेश देश का राघव जी ऐसा पहला राज्य है जिसमें जो 89 आदिवासी ब्लॉक में जो पैसा ब्लॉक है, वहां प्रयोग के तौर पर यह शुरुआत की जा रही है कि एक एक घर में राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, एक एक गांव के एक घर में। और राशन पहुंचाने की व्यवस्था के लिए जो व्यवस्थापक होंगे वो हमारे जनजातीय क्षेत्र के बंधु या भगिनी होंगे। उनको जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, ऑटो की व्यवस्था सरकार मार्जिन मनी देगी, गारंटी देगी, फाइनेंस करेगी। और लगभग 12-13 हजार रुपए प्रति माह की उनकी आमदनी होगी। राशन भी उनको उनके घर पे मिलेगा। मध्य प्रदेश के जो वनवासी क्षेत्र शिवपुर मंडला में 2 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं ताकि और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। यदि उनको पहली क्लास से लेकर PhD तक की पढ़ाई करना है तो सरकार की योजनाएं लगभग 18,000 साढ़े 18,000 रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उनको दी जाती है। IIT, NET, क्लैट जैसे बड़ी IAS, IPS जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना है तो सरकार तैयार है। संबल योजना के जरिए मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में बहुत काम किया जा रहा है। शहरिया, बारिया, बैगा जनजाति की हमारी जो माता बहन को पोषण आहार के लिए सब बताया जा रहा है। मैं तो कांग्रेस से सवाल पूछ रहा हूँ कि कल तक कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो इस मंच पर, मीडिया के मंच पर आते थे, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम पर आगे विरोध कर रहे थे। क्या आवश्यकता है? और ये तो 9 अगस्त को मानते हैं आदिवासी दिवस। मतलब आप सोचिए कांग्रेस के अज्ञान पर राघव जी, इनको इंडिजीनस यानी मूल निवासी और ट्राइबल यानी आदिवासी का अंतर नहीं पता। और 9 अगस्त का पूरी कांग्रेस पार्टी विलाप कर छुट्टी खत्म कर दी। अरे हम तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को गौरव दिवस मानते हैं और इसीलिए जनजाति गौरव दिवस मनाकर आग मूंद रहे हैं। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री जी बाबा साहब अम्बेडकर के मऊज मार्ग पर सबसे पहले देश के कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस से नहीं पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। और आज जनजाति गौरव का विषय है तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी सबसे पहले आगे हैं। और कांग्रेस से हम ये पूछना चाहते हैं, कल तक कांग्रेस पार्टी जनजाति गौरव दिवस की नकल का विरोध कर रही थी और नकल करने पर आमादा है। चलिए मैं पूछता हूँ, नकल लगती है। बहुत सारे सवाल हैं आपके, लेकिन मेरा सवाल रह गया कि क्या इसके पीछे राजनीति भी एक वजह है? आपने आदिवासी कल्याण की, मैंने उत्तर दिया, आदिवासी कल्याण की बात हुई है, लेकिन मैं पूछूंगा अगली बार विस्तार से बताइए, इसी पर फोकस करके कि आदिवासियों पर राजनीति क्यों। अब्बास जी, आपने सुना पंकज जी ने जो कुछ कहा, कितना सच है, कितना उसमें सच नहीं है, आपकी जुबानी। देखिए राघवेंद्र जी, सबसे पहली बात यह है कि एक होता है पॉलिसी मेकिंग और एक होता है उसका एग्जीक्यूशन। लागू करना कैसा है, उसको किस तरह से, किस ढंग से, सुचारू ढंग से लागू किया जा रहा है। कानून बनाने का काम तो बहुत सी सरकारें आती हैं, हर सरकार करती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, उसको लागू करना एक बहुत बड़ा विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आदिवासी भाई बंधुओं के लिए कानून लागू सही तरीके से हो जाते तो आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासी समाज के ऊपर अगर देश में कहीं हुए तो NCRB के आंकड़े ये नहीं कह रहे होते कि मध्य प्रदेश वो राज्य बन गया जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी असुरक्षित है। हमने अभी देखा हाल के अंदर गाड़ी के पीछे बांधकर खींच देने का वाकया हो या फिर वो घटना हो जहां पर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, सब जगह पे हमारा आदिवासी भाई बहन परेशान हुआ। कमलनाथ जी की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार के अंदर हमेशा की तरह आदिवासी हितैषी, हर वर्ग की हितैषी सरकार कांग्रेस पार्टी रही है। और कमलनाथ जी ने जब देखा कि आदिवासी समुदाय के लोग जो है वो परेशान है, उनका शिवराज सरकार जो 3 बार रही बीजेपी की सरकार, उस पूरे कार्यकाल के अंदर इतना कर्जा हो गया है कि उसको पटाने में असफल है, असमर्थ है। तो अब वहां पर क्या किया गया कि साहब उनका साहूकारों से लिया गया कर्जा भी माफ करने का काम किया गया। आज बड़े अच्छी तरह से बताया जा रहा है भाजपा के साथियों की तरफ से कि लोन दिया जाएगा, ये सुविधा दी जाएगी। कमलनाथ जी ने आते से घोषणाएं नहीं की थी, बल्कि क्रेडिट कार्ड देना शुरू कर दिया 10,000 रुपए की सीमा के, कि ये आदिवासी समाज जो है अपने कारोबार के अंदर इससे मदद ले सकता है, अपनी रोजमर्रा के काम में इससे मदद ले सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि एक है वर्ल्ड ट्राइबल डे, कमलनाथ जी ने छुट्टी घोषित करी, पैसे के उसमें स्वीकृति दी, आगे जाके उनके कार्यक्रमों को आप रखते, उसको भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते। दोनों चीजें थी, लेकिन एक चीज को खत्म करके उनके अधिकार को छीनने का काम तो नहीं करते। हमने ये कोई आज आयोजित नहीं किया है,
हर साल से आयोजित हो रहा है। पंकज जी तो अच्छे से जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक लंबे दौर से रहे भी हैं, बहुत ज्यादा बीजेपी ज्यादा वो कांग्रेस को जानते हैं और उनको मालूम है जबलपुर के अंदर हो, अलग अलग इलाकों के अंदर हो, ये भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के ऊपर आयोजन ऐसे कार्यक्रम होते ही हैं। तो यहां पर आदिवासी जनजाति जो हमारा सम्मेलन है वो तो पहले से है और वो होना भी है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि साहब आपने वो काम सही किया था, आपने वो भी गलत किया था, और आज आप जो काम कर रहे हैं वो कथनी करनी का अंतर नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए उनके हालात बदलें। आपने कहा कि साहब हमने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर, जब पंकज जी विपक्ष के अंदर हुआ करते थे, अटल जी की सरकार की बात करी, अटल जी की सरकार के दौरान अगर मंत्रालय बना तो उसको सुचारू रूप से ढंग से जो काम किया मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया और उसमें पट्टे देने का काम किया। लेकिन मध्य प्रदेश में क्योंकि आदिवासी विरोधी सरकार बैठी हुई थी, शिवराज जी की बीजेपी की सरकार, इन्होंने ऐसे नियम बना दिए कि जो 3.5 लाख पट्टे देने का यूपीए कांग्रेस की सरकार ने काम किया था उसमें से 2.5 लाख लोग वंचित हो गए और 2.5 लाख आदिवासियों के पट्टे छीनने वाली सरकार ये बन गई जो आज तक वंचित है। तो ये सारी चीजें जमीन पर दिखती हैं। अब इनके ऊपर आप अगर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सी चीजें। अब्बास जी, कमलनाथ जी का कार्यक्रम जिस दिन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री हैं, भोपाल में वो आदिवासियों का सम्मेलन संबोधित करेंगे जी, उसी दिन क्यों चुना? आप बताइए राघवेंद्र जी, क्या भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को क्या अगले दिन मनाते या उससे एक दिन पहले मनाते या अगले महीने बनाते? जाहिर सी बात है, अगर जन्म जयंती जिस दिन है तो उसी दिन मनाई जाएगी। हमारा कार्यक्रम भी पहले से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम भी पहले से, ना इनकी नकल से हमें कोई काम हमारा बनना है ना इनका काम बनना है, लेकिन इनकी सरकार हमारी नकल पर चल रही है। चाहे वो माफियाओं का सफाया हो, चाहे वो शुद्ध के लिए युद्ध हो, ये सारी की सारी दिशाएं तो हमने दी थी, तो नकल ही करने वाले लोग हैं। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तो उसी दिन मनाई जाएगी जिस दिन होगी। चलिए पंकज जी, आप नकल कर रहे हैं, आदिवासियों के वोट आप चाहते हैं। देखिए धरातल पे काम मैंने एक सवाल मैंने पूछा था कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस नहीं है, वो विश्व मूल निवासी दिवस डे है और ये बुनियादी अंतर कांग्रेस पार्टी को नहीं पता। और ये भारत में नहीं मनाया जाता था। कुछ पश्चिम के देश जो भारत की संस्कृति को, सनातन परंपरा के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, उनका षड्यंत्र है और कांग्रेस हमेशा ऐसी तत्वों का समर्थन करती है। ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कांग्रेस। इंडिजिनस डे को, मूल निवासी दिवस को कांग्रेस पार्टी आदिवासी दिवस कहती है। हम जनजातीय गौरव दिवस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी की 60 साल तक सरकार रही मध्य प्रदेश में, देश में, क्यों नहीं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस की बात की गई? क्यों इंडिजिनस डे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पेट में दर्द थी, वो मूल निवासी दिवस को आदिवासी दिवस बताते करके छुट्टी की 7 साल अटल जी की सरकार। राघवेंद्र जी, कल तक कांग्रेस पार्टी के नेता इसके विरोध में थे। कल तक ये जनजाति इनके जो मंत्री रहे थे ओमकार मक्काम जी, वो मेरे साथ थे एक मंच पर, उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी हम यह आयोजन नहीं करते, हमको मत बताइए कि क्या होगा आदिवासी के लिए, हम उस वर्ग से हैं। और आज कांग्रेस कह रही कि हम वर्षों से कार्यक्रम करते हैं। अरे राघवेंद्र जी, जिन्होंने शहरिया भारिया और जगह जनजाति की बहनों की 1000 रुपए की पेंशन बंद कर दी हो, जो आदिवासी छात्रावास के लिए छात्रवृत्ति थी वो बंद कर दी हो, जो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार व्यवस्था करती थी वो बंद करती हो, संबल योजना से उनको लाभ मिलता था वो योजना बंद करती हो, पैसा एक्ट के प्रावधान लागू नहीं किए गए हो, आज वो भारतीय जनता पार्टी सवाल करे। पर हम राघवेंद्र जी चिंता नहीं करते कांग्रेस के नारे पर। कांग्रेस का काम है वो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करे। जनता जनार्दन जनजाति बंधु तय करेंगे कि कौन जो है उनके पक्ष में है और कौन उनको परिवार मानता है और कौन राजनीतिक रूप से उनको वोट बैंक मानता है। ये वो हमारे जनजाति बंधु नहीं तय करेंगे। चलिए, बहुत कांग्रेस जिसका उत्तर नहीं दे पा रही, बहुत सारी बातों से अब्बास जी इनकार कर रहे हैं आपने जो कुछ कहा। लेकिन एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप उसका उत्तर अगली बार बातचीत में दे दे भले ही, कि आखिर क्या वजह है, ऐसा कौन सा जादू किया कि आप जोबट जीत गए जो आप अभी तक नहीं जीत पाए थे? जरूर बताइए कि आखिर ऐसा क्या कमाल आदिवासियों के बीच में बीजेपी और सरकार ने किया कि वो सीट आपने ले ली, क्या करामात थी? पूछ लेते हैं पहले, बहुत सारी बातों से इनकार करते हैं अब्बास जी। इसका जवाब मैं दे देता हूं, आप भी दीजिए और उनसे भी लेता हूं मैं। जो जीतने के लिए कांग्रेस की विधायका, पूर्व मंत्री को लेकर आना पड़ा। इनकी पार्टी का तो कोई नेता जीतने का दम वहां रखता ही नहीं था। जिनकी पहले से स्वीकृति थी उनको लेकर आए, मंत्री बनाने का लालच दिया, अगले एक्सपेंशन के अंदर मंत्री बना देंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यही है। लेकिन एक बार चढ़ती है काट की हांडी, बार बार नहीं चढ़ती है। देख लीजिएगा आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। आदिवासी समाज इनसे बहुत ही ज्यादा रोष में है, आक्रोशित है, गुस्से के अंदर है। उसे अधिकार चाहिए
चाहिए, ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए उसको। आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, पेंशन रोक दी, ये अलाउंस रोक दिया, ये भत्ता रोक दिया। अरे आपने उनके 2.5 लाख पट्टे से उनको वंचित कर दिया। 2.5 लाख आदिवासी परिवार वंचित हैं आज की तारीख में। अब तो सरकार में है, अब तो कुछ काम कीजिए। इसी बार चलिए मोदी जी आ रहे हैं, वो 2.5 लाख जो लोग हैं वंचित हैं उनको आप उनके पट्टे दिलवा दीजिए। घोषणाएं कोरी, और कितने करोड़ों का आप आयोजन पे खर्चा करेंगे। अगर उतने करोड़ हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर खर्च हो जाते तो जो आदिवासी हमारा भाई का बच्चा जो है वो जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाता, जिसके परिवार के अंदर पैसा नहीं उसको पैसा मिल जाता। लेकिन मोदी जी आएंगे, करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। पंकज जी बताइएगा कितने करोड़ रुपया खर्च करने वाली है मध्य प्रदेश की सरकार? अगर आप बता सकते हैं तो ये आदिवासी समाज में सुन ले कि उनका गौरव दिवस बनाने के लिए आप अपने ब्रांडिंग में कितना खर्च कर रहे हैं। चलिए पंकज जी, बड़ा सवाल है कि जो 2.5 लाख पट्टे हैं आप सरकार में है, क्या वो देंगे और कब देंगे? राघवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी क्या हमेशा समय से पीछे चलती है। मध्य प्रदेश में वन अधिकार के जो पट्टे थे भारतीय जनता पार्टी की, और मैं ये ऑन कोट कर रहा हूँ, इसको कोई भी क्रॉस चेक कर दीजिएगा, 2,57,964 वन अधिकार के पट्टे कैंप लगा कर वितरित किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2,57,964 वन अधिकार के पट्टे, फिगर के साथ कोट कर रहा हूँ, 2,57,964। ये कांग्रेस की पॉलिसी थी। जोबट में उत्तर पूरा जोबट पर आ जाता हूँ। जोबट के आपने पूछा कि जोबट में सुलोचना रावत जी यदि इतनी योग्य प्रत्याशी थी कांग्रेस की नजर में, तो फिर महेश पटेल जो अराजक तत्व के रूप में व्यवहार करते तो उनको क्यों टिकट दिया? आज जब सुलोचना जी जीत गई तो कांग्रेस कह रही कि वो बहुत अच्छी प्रत्याशी थी, हमारी प्रत्याशी थी। अरे आपकी प्रत्याशी थी, फिर महेश पटेल को उनका नाम कौन से सर्वे में सामने नहीं आया था कांग्रेस पार्टी के? बिल्कुल, चलिए ये विषय बहुत स्पष्ट है। मैं राघवेंद्र जी यही निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि जोबट की जनता ने कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब दिया है कि आप यदि जनजाति बंधु और भगिनियों को वोट बैंक समझेंगे ना तो वही स्थिति होगी। सबसे आश्वस्त थे कांग्रेस वोट बैंक समझती है और बीजेपी उन्हें भगवान समझती है। ये क्योंकि बिरसा मुंडा को आपने भगवान मान लिया है। ठीक है, चलिए अभी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हो रही थी कि आखिर क्या वजह है कि दोनों पार्टियां आदिवासियों को रिझाने में लगी हैं। मोदी जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए आदिवासी सम्मेलन हो रहा है और उसी तारीख में जबलपुर में सम्मेलन कर रहे हैं कमलनाथ जी। आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस आदिवासियों को वोट बैंक मान रही है, उनको अपने खाते में लाने की कोशिश कर रही है, जैसा जोबट में बीजेपी ने एक सीट जीतकर भी किया? आपकी राय? देखिए, आदिवासियों की जो संख्या है मध्य प्रदेश में 22% है जी। और पिछले चुनावी इतिहास को देखें कि 2013 में यदि आदिवासी समाज भाजपा के साथ था तो अधिकतम सीटें भाजपा ने जीती। फिर वही आदिवासी समाज वाली सीटें 2018 में कांग्रेस ने जीती तो कांग्रेस सरकार बना ले गई। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दल है, कोई ये भजन मंडली नहीं है, तो ये वोट की तो चिंता करते ही है एकदम। आप मान के चलिए कि आदिवासी जैसा ईमानदार समाज बहुत कम होते हैं जो एक बार वादा कर दिया वो कहेंगे वो करेंगे ही। तो जहां उनने वादा कर दिया चुनाव में कि हम आपके साथ हैं, उनने पहले कभी बीच में गोंडवाना को किया तो उनके विधायक जीते, फिर जैस का समर्थन दिया तो जैस की ताकत बढ़ी। तो अब दोनों दलों को ये लग रहा है कि जिधर आदिवासी समाज आ जाएगा 2023 में उसकी सरकार बनेगी। इस कारण ये दोनों ही दल पूरी ताकत इस समय आदिवासियों के लिए लगाए हुए हैं और मुझे लगता है कोई बड़ा पद आदिवासियों को भी मिलने वाला है। इतना बड़ा वो होने वाला है जो इवेंट है और जो इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ हो रहा है तो उनकी सुनवाई भी होना चाहिए। ये समाज वाकई में बहुत जानकार है। आपको बताएं, आदिवासी वर्ग में आज भी कैंसर के इलाज के जानकार हैं, कई क्षेत्रों में नाड़ी के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो इस समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। भले ही आप राजनीतिक दृष्टि से ही सही उस पर दृष्टि डाल रहे हैं दोनों दल, किसी भी इस कारण भी सही, लेकिन उस समाज की जागरूकता बहुत जरूरी है प्रदेश के हित में, क्योंकि आज भी जल जंगल और जमीन की यदि जानकारी किसी को है तो आदिवासी समाज को। एकदम आपने ठीक कहा। दोनों से सवाल है मेरा बीजेपी कांग्रेस से कि एक बात तो तय है कि दोनों पार्टियां या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आदिवासियों को या बाकी लोगों को भी वोट बैंक तो मानते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, भले ही आप कितना खंडन करें। देवदत्त जी की भी यही राय है और आमतौर से भी यही राय निकल कर आती है। इनकार सब करेंगे, जैसे पंकज जी से ला रहे हैं इनकार में नाम है, वैसे अब्बास जी भी लाएंगे, हमको यही लगता है। लेकिन बतौर पत्रकार, बतौर मीडिया मैन लगता है कि वोट तो है आदिवासी, लेकिन जो देवदत्त जी कह रहे हैं कि उनके कल्याण की जरूरत है, क्योंकि उसमें जानकार बहुत है, बहुत ईमानदार कौम है और देश के लिए काम करने वाली है। पंकज जी, आपसे बहुत संक्षेप में टिप्पणी, फिर अंतिम टिप्पणी में लूंगा अब्बास जी आपसे। देखिए, देवदत्त जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ जी, और इसीलिए मध्य प्रदेश देश के उन
उन राज्यों में से है जहां फसल के समर्थन मूल्य के साथ साथ वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, ताकि उनके जो औषधि गुण है, उनके जो प्राकृतिक गुण है, उनके जो लाभकारी गुण है, उसका लाभ बाकी लोगों को मिल सके और हमारे जनजाति बंधु भगिनियों की आजीविका का एक और जो स्रोत है वो सशक्त हो सके। तो हम तो राघवेंद्र जी उनकी हर परंपराओं का, इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस लेकिन देवदत्त जी की इस बात को आप मानते हैं पंकज जी, इस बात को तो मानते हैं कि आदिवासियों को वोट बैंक मानते हैं आप? नहीं आपसे ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल? मैं उसी मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ सर। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनजाति परिवार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार, संगठन और हमारा विचार परिवार वर्षों से वनवासी जनजाति क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। चलिए, और ये हमारी सनातन संस्कृति है। प्रभु श्री राम ने काम किया जनजाति क्षेत्र के लिए, जनजाति के लिए, गिरिवासी के लिए, वनवासी के लिए, और हम उसी का पालन कर रहे हैं। चलिए, आपके लिए परिवार का हिस्सा अब्बासी से पूछते हैं, कांग्रेस के लिए आदिवासी क्या है? पहली बात यह है कि हर वर्ग को ठगने का काम भाजपा करती है। जो लोग ये कहते हैं, पंकज जी को तो आपत्ति लेना चाहिए कि इनके प्रभारी कह रहे थे ये जेब में है और दूसरे वर्ग जो है वो नीचे की जेब में है। तो इस तरह के लोग बोलने वाले कहते हैं अगर राजनीति हमें नहीं करना जो वर्गों को लेकर, तो शायद ये बेईमानी होगी। अब दूसरी बात, भगवान बिरसा मुंडा की बात की जा रही है। रांची से 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिला है, वहां पर उनका गांव है और उनके वंशज विरोध में खड़े थे अमित शाह जी के, क्योंकि उनको पक्के मकानों का वादा किया गया था। वहां एक ईंट भी नहीं रखी गई है, पूरा गांव कच्चा खपरेलों का है। तो यही मैं कह रहा था कि धरातल पे कुछ और है। करनी, कथनी और करनी में जब अंतर खत्म कर देगी भाजपा, तो वाकई में जनता शायद उनको खुले दिल से स्वीकार करेगी। आपकी इजाजत से मैं देवदत्त जी को रोकते हुए पंकज जी सीधा सवाल कर रहा हूं कि आपने बिरसा मुंडा जी के परिवारजनों को वंशज गांव, खूंटी जिला, रांची 70 किलोमीटर दूर, पक्के मकान का वादा किया था, लेकिन हालांकि आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है, लेकिन फिर भी अमित शाह जी गए थे वहां। जी, बहुत संक्षेप में। राघवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, क्या आरोप लगाती है, इनका अभी राष्ट्रीय स्तर पर शौक है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप लगाने का, और हमने कांग्रेस पार्टी के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। मैं तथ्य दिखा सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मेरे पास है पेपर, वो जो कहना बहुत स्पष्ट है कि जो कहा सो किया। और इसीलिए क्या उनके वंशजों को मकान दिए? क्या उनके वंशज विरोध में नहीं खड़े हुए? सबसे राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सीधे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आप देखिए कि क्या स्थिति हुई कांग्रेस पार्टी की, परिवार की पार्टी, फिरोज गांधी जी के परिवार की पार्टी। मैं समझ सकता हूँ आपकी मर्यादा। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के बाहर का मामला है, रांची का, आप उस वस्तुस्थिति शायद आप नहीं राघवेंद्र जी, सब बना के दिया है। नहीं दिया, मैं दावा कर रहा हूँ। चलिए, लोगों ने वो इसके लिए आप पढ़िएगा, आप पढ़िएगा। उनके वंशज विरोध में खड़े थे आपके, पट्टे नहीं दिए उनके, और वो योजना का नाम बताऊं आपको? योजना अभी कह रहे थे ना कि पट्टे नहीं दिए। मैंने गिना है 2,70,964 वनाधिकार के पट्टे। ये कहीं और चले गई बातचीत। 2.5 लाख छीने भी हैं उनसे, 2.5 लाख छीने भी हैं उनसे। नहीं दिया। मैं पूछ लेता हूँ, शहीद ग्राम विकास योजना के तहत ये काम होना था और आप लोगों ने नहीं किया, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। अब एक तटस्थ राय हो जाए। देवदत्त जी, बिरसा मुंडा के वंशजों को मकान, अमित शाह की उपस्थिति में, हालांकि वो, फिर मैं बार बार कहूंगा कि वो मध्य प्रदेश के बाहर का मामला है, हमारी डिबेट का हिस्सा भी नहीं, लेकिन आदिवासियों से जुड़ा है। और सवाल अब्बास जी की तरफ से आया, इसलिए अपन पूछा भी पंकज जी से, उन्होंने जवाब भी दिया कि उनको दे दिए। अब इसको कभी तथ्यावलोकन करेंगे कि वो कितना सच है, कितना नहीं है। आपकी क्या राय है देवदत्त जी कि जो चीज़ें आदिवासियों से या वोटर से हर पार्टी करती है, क्या उसकी पूर्ति वो कर पाती है, जैसा कि आदिवासियों के बारे में भी सुनने में आता है? आपकी राय? आज़ादी के बाद से जितने वादे दलित और आदिवासी वर्ग भाइयों के, गरीबों के लिए किए गए, यदि वे पूरे हो जाते तो आज तस्वीर दूसरी होती। आज ना किसी को उनके आकर्षण के लिए आयोजन करना पड़ते, ना भोपाल में ना जबलपुर में। वो स्वयं इतना समाज भी जागरूक हो जाता और इतना समृद्ध हो जाता कि वो स्वयं आगे आता। देखिए, कई बार परिस्थितियाँ बहुत होती हैं राघवेंद्र जी, आप जानते हैं कि राजनीतिक दल वो वादे करते हैं जो उनको खुद मालूम है कि कर नहीं पाते। आप घोषणा पत्र उठा लीजिए, आपने 1-2 बार पिछली बार ये बहस में मुद्दा भी रखा था कि ये चुनाव आयोग को संशोधन करना चाहिए कि एक, जैसे कई मामलों में होता है कि रिट दायर हो जाए या उसका चुनाव लड़ना अवैध हो जाए यदि वो जो दल घोषणा पत्र में जो वादे करे और सरकार में आने के बाद यदि पूरा ना करे तो उस दल को अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वादा खिलाफी का मुकदमा दर्ज होना, वादा खिलाफी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी अपने पास 2 मिनट का वक्त और है जी। पंकज जी और अब्बासी सहमत हो तो अगली एक राउंड की बातचीत और हो जाएगी, लेकिन संक्षेप में पॉइंटेड बात होगी तो ज्यादा उसमें ठीक रहेगा। जो बात देवदत्त जी कह रहे हैं कि
जितना सब कुछ पार्टियां वादे करती है, अगर उसको सच में पूरा करती है तो शायद स्थितियां बदली होती, बहुत खुशहाली आती है, रामराज हो जाता है। लेकिन ना आदिवासियों की हालत सुधरी है, ना गरीबों की। मैं लौटूंगा आपसे बातचीत के लिए पंकज जी। अब्बास जी, आपसे सवाल, क्या सच में पार्टियां वादा खिलाफी करती हैं, खासतौर से आदिवासियों और गरीबों को लेकर? देवदत्त जी ने बहुत वाजिब सवाल किया और देवदत्त जी ने देखा भी था, आपने भी देखा था, जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो हमने हिसाब किताब देने की परंपरा मध्य प्रदेश में शुरू की थी। जब हमारा 1 साल पूरा हुआ था तो कमलनाथ जी ने मंत्रालय में प्रेस वार्ता करके हिसाब किताब दिया था कि ये मेरे वादे थे, इतने वादे मैंने पूरे किए, इतने वादे आगे पूरे करेंगे। हमने बुकलेट भी उसकी जारी की थी कि ये हमारा वादा था, ये हमने पूरा किया। कितने किसानों का कर्जा माफ किया, ये भी उसके अंदर था। आदिवासी भाइयों के साथ जो उनका पर साहूकारों का कर्जा था वो कैसे माफ किया, और जो एक बर्तन का भंडार शुरू किया था आदिवासी समुदाय के बीच के अंदर, जिसके लिए वो रोजमर्रा के अपने कार्यक्रमों के ले सकते हैं, उनके कार्यक्रमों के लिए जो पैसे का आवंटन किया था वो सब भी हमने हिसाब किताब दिया था। और ये परंपरा शिवराज जी ने दोबारा आके खत्म कर दी। हर 1 साल के अंदर अगर कमलनाथ जी की तरह सरकारें अपना हिसाब किताब देंगी तो ये बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, कितना काम किया, कितना वादे। अच्छी बात है, सम्मेलन खूब हो पंकज जी, लेकिन इसका ऑडिट भी हो कि जो वादे कर रहे हैं वो कितने पूरे हो रहे हैं, कितने रह गए। आप किस में राय? क्योंकि अपन चाहते हैं कि इसका कंक्लूजन बहुत पॉजिटिव आए। राघवेंद्र जी, मैं 3 प्रमुख वादों की बात करूंगा। एक वादा राहुल गांधी जी का वादा था, तो 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ। 2 लाख तक का कर्जा माफ था। 5,000 10,000 नीले फॉर्म लोग सुन रहे हैं। वादा खिलाफी नंबर 2, 4,000 रुपए हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं पूर्ति करेंगे। काउंटर कर देता हूं आपके सवालों का। 3, पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम करेंगे, वो नहीं कम किया। वादा खिलाफी नंबर 4, 5% वेट बढ़ा दिया। और आज आप देखिए, राघवेंद्र जी के पंजाब में चुनाव है तो वहां वो चन्नी भाई साहब ने कुछ वेट में कमी करी है। बाकी देश में भाजपा और एनडीए शासित राज्यों ने वेट में भी कमी करी। सेंट्रल विषय था ना, ये सवाल थे। हमने सवालों का जवाब दिया। अगर वादा खिलाफी की बात करी जाएगी तो शिवराज जी की सरकार ने जो पंकज जी के आने से पहले वादा खिलाफी पत्र जारी किए थे, उनमें से 80% पूरे नहीं किए। 14 कृषि पॉलिटेक्निक का वादा था, उसके बाद 11 MBBS मेडिकल कॉलेजेस का वादा था, उसके साथ 50,000 का कर्जा सीमांत किसानों का वादा किया था। चलिए, समय की कमी पंकज जी, समय की कमी, अब्बास जी समय की कमी है। बहुत संक्षेप में 2 मिनट में 20 सेकंड में एक अंतिम टिप्पणी देवदत्त जी आपकी, फिर कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दलों को जिस विश्वास के साथ जनता नेतृत्व सौंपती है, कम से कम उनको जो वादे करें वो पूरा करें, और वो ही वादे करें, क्योंकि नहीं तो एक तरह से ठगी होती है, आप कहें कुछ और करें कुछ। कंक्लूड करते हैं कि जो वादे करें उसको पूरा करें, और वादे भी वही करें जो पूरे कर सके। बाखबर एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।